Yeah. So let's begin for the session. Yes, Faizan, I hope so. Now voice is good. Yes, sir. Okay. All good. चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. So in the last lecture we have seen regarding the fundamentals of React, right? हमने React के बारे में बहुत ही फंडामेंटल चीजें देखी थी. And in this lecture we will move forward and we will discuss regarding the next part of it. Okay? So आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम बहुत सारे टॉपिक लर्न करने वाले हैं कि एग्जैक्टली रिएक्ट वर्क कैसे करता है. Okay, many of the people are very confused to this point, so we will discuss that how exactly the React works. Okay, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, so please inform me once the screen is visible to you guys. Yes, sir, it is visible. Okay, fine. तो like in the last lecture हमने ये देखा था कि exactly React होता क्या है. Okay, and also I have told you कि जब हम React पे काम करते हैं तो हमें नोड की जरूरत पड़ती है. Okay, and also we have created the very first project. तो आज हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में स्टॉप किया था. दैट वाज लाइक से अंडरस्टैंडिंग द रिएक्ट एप्लीकेशन. तो किसी भी रिएक्ट ऐप को अगर आपको क्रिएट करना है तो ये कमांड कंपलसरी है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप. ओके, और फिर ऐप का नाम. और मैंने ये भी बताया था कि जो ऐप का नाम होता है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच स्पेस नहीं होनी चाहिए. एक तो आप डैश दे सकते हैं दो वर्ड के बीच में, या फिर अंडरस्कोर दे सकते हैं. आप कितना भी बड़ा नाम दे सकते हैं, बट उसके लिए कुछ लिमिटेशन है, और वो है कि कैपिटल केस नहीं होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए. ओके, सॉरी, स्पेस नहीं होनी चाहिए, एक तो अंडरस्कोर या फिर डैश होना चाहिए. दैट आर द मेजर थिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेज द डिजाइन हुई है. तो आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, let me go with the topics which we are going to discuss today. तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा that will be so the topic which we are going to learn, that is like React folder structure. Okay, उसके बाद हम देखेंगे that how to create your first component. Then we will learn how to update the data in the component. And then we will learn component to component communication. जहां पे हम props नाम का कंसेप्ट पढ़ेंगे. Okay, so this will be the entire agenda of today's lecture. तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं. Now React is something which you can just develop the application very rapidly. Okay, React में आप एप्लीकेशन बहुत ही रैपिडली डेवलप कर सकते हैं. मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिएक्ट में हो सकती है. ओके, इसके पीछे रीजन ये है कि रिएक्ट में आपको किसी भी एलिमेंट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती. मतलब अगर मान लेते कि मेरे पास कोई डेटा है तो मुझे उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं, रिएक्ट उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है एंड देन इट मेक्स द अपडेट्स ऑन इट. तो अभी क्वेश्चन यह आता है कि ये ट्रैक कैसे किया जाता है. तो चलिए इसे समझ लेते हैं पहले. सो फॉर दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल so for this entire process, first of all I will just open the project. Okay, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को पहले ओपन करूंगा एंड लेट्स ओपन दैट वन. सो हमारे पास यहाँ पे जस्ट मैं एक बैच के अंदर जाऊंगा. जस्ट आई विल गेट वन स्टेप बैक विद द कोड ड्रिफ्ट बैच 3. और यहाँ पे हमने रिएक्ट के अंदर एक माय ऐप क्रिएट किया था. दिस वाज हाउ द स्ट्रक्चर इज. अभी अगर आप रिएक्ट के फोल्डर पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आएगी. ओके, तो चलिए वन बाय वन इसे समझ लेते हैं. तो यहाँ पे सबसे टॉप में आपको डॉट गिट करके एक फोल्डर रहेगा. बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर विजिबल नहीं रहता है. अगर मैं व्यूज में गया विच इज ऑन द वेरी टॉप एंड देन इफ आई जस्ट क्लिक ऑन हिडन आइटम्स अनटिक, तो आपको वो दिखेगा दैट इट इज बीन हिडन. बेसिकली वो गिट का फोल्डर होता है.
ओके, गिट एक लाइक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आप, या फिर आप इसे सोर्स कंट्रोल भी कह सकते हैं. सो इट्स अ वर्जन कंट्रोल सोर्स कंट्रोल सिस्टम जहां पे आप आपका प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, दैट यू कैन जस्ट अपलोड योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. ओके, हाउ टू डील विद इट. तो मैंने अगर इसे टिक किया, यू विल सी दैट इट शोज मी डॉट गिट फोल्डर. अभी इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि करंटली हमें इसकी कोई जरूरत नहीं. ओके, यू कैन जस्ट डिलीट इट. नाउ लेट्स मेक अ राइट क्लिक एंड लेट्स गो टू द open, let's open the project in the VS Code. तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट जो है वो VS Code में ओपन कर देंगे. And also what I will do side by side, just I will open this command, just I will open a command from door here, like cmd, और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा npm start. ये npm start जो कमांड होती है ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है. ओके, सो व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट कमांड्स जो आपको याद रखनी है. तो सबसे पहली कमांड है ये npx create react app, और फिर ऐप को स्टार्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट जो कमांड यूज करनी होती है वो होती है npm start. ओके, लेकिन याद रखिए npm start इस फोल्डर के अंदर देना है. तो एक बार अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लिखा तो उसको आपको चेंज करनी पड़ती है उसकी डायरेक्टरी, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ती है. बट हर बार आपको डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत है. जब आप उस फोल्डर में जाओगे डायरेक्टली यू कैन यूज npm start to start your project. Now once this is done, the next step will be, once this is done, the next step will be to understand the entire directory. तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो हमारे पास 3 फोल्डर्स है, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, src और 4 फाइल्स है, डॉट इग्नोर, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन एंड readme.md. तो ये 4 फाइल्स और 3 फोल्डर के साथ हमें बाय डिफॉल्ट रिएक्ट मिलता है. एंड दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड, जो हमारा बेसिक टेम्पलेट होता है वो ऐसे ही दिखता है रिएक्ट. ओके, व्हेन इट कम्स टू द जावास्क्रिप्ट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इसको कैसे हैंडल किया जाए. सो इट्स अ प्रीटी सिंपल. व्हाट वी विल डू, लेट्स से दैट कि मुझे इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हैंडल करना है. तो हैंडल करने के लिए हम src फोल्डर का यूज करते हैं, मतलब आपका जो पूरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है वो src के अंदर होगा. ओके, सो सबसे पहला फोल्डर जो है वो रहेगा आपका src. src फोल्डर के अंदर आपकी सारी css की फाइल रहेंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेंगी, फिर हम टेस्टिंग भी करेंगे. सो टेस्टिंग.js की फाइल रहती है जो बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज होती है. उसके बाद कोई भी अगर फॉन्ट है तो वो फॉन्ट रहता है जो CSS में हम यूज करते हैं. अगर मैं बाय डिफॉल्ट कोई फॉन्ट अगर डाउनलोड करता हूं तो वो यहाँ पे रहेगा. एंड बैकग्राउंड इमेजेस रहती है, BG इमेजेस. ओके, सिंपल एंड सोबर, बहुत ही सिंपल. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज इन द पब्लिक फोल्डर. तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो फोल्डर है वो है पब्लिक फोल्डर. पब्लिक फोल्डर में आपको ज्यादा करके इमेजेस, TXT और HTML फाइल मिलेगी. सो आपके पब्लिक फोल्डर में टेक्निकली होता क्या है, योर पब्लिक फोल्डर हैज images, not the background images, or it will have an index.html file, or it will have some like manifest. Yeah, manifest file, manifest.json file, and it will also have roboto.txt, robots.txt. Okay, and also it may have some fav icon. Okay, तो ये फेव आइकॉन जो होता है वो हमारे वेबसाइट में सबसे टॉप में कॉर्नर पे दिखता है. जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो टैब में आपको वो दिखेगा. ओके, इफ आई जस्ट गो टू द ब्राउजर, अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में गया एंड इफ आई जस्ट से दैट
जस्ट आई विल गूगल इट समथिंग, ओके, जस्ट आई विल से google.com. सो जैसे हम गूगल को हिट करेंगे, आपको यहाँ पे कॉर्नर में, ओके, एट द वेरी कॉर्नर यू विल गेट अ गूगल आइकन. सी, दिख रहा है टैब के ऊपर सबसे लेफ्ट साइड में. तो इसे कहते हैं फेव आइकन. उसके बाद हमारे पास जैसे इन इमेजेस होते हैं. अभी इमेजेस आपको पता है कि क्यों यूज की जाती है वेबसाइट में, राइट? index.html ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री फाइल रहेगी. मतलब हमारा प्रोजेक्ट index.html से ही स्टार्ट होगा. देन वी हैव द manifest.js फाइल. manifest.js फाइल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो यूज होती है कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए. जैसे कि आपको कौन सी साइज में कौन सी इमेज चाहिए, ओके, दैट इज द फेव आइकॉन इमेजेस. तो ये सारी चीजें इस manifest.json में होती है, ओके. तो आप देख सकते हैं कि आइकॉन की साइज कौन से सिनेरियो में रहेगी. सो इट विल हैव लाइक से सोर्स, okay, size, then type, and so on. So you will see that it actually has all things over here. Okay. तो छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ज्यादा करके ये आपने यूज नहीं भी किया तो भी चलता है. उसके बाद होती है robots.txt. ये फाइल हमें ज्यादा करके यूज आती है सर्च इंजन के लिए. मान लेते हैं कि आपका लॉगिन का पेज है और आपको लॉगिन के पेज को गूगल सर्च इंजन को ये कहना है कि डोंट स्कैन दिस लॉगिन पेज, क्योंकि इसमें सेंसिटिव डेटा होता है और ज्यादा करके लॉगिन का पेज डायरेक्टली आप देखोगे गूगल पे मिलता नहीं. तो उसमें होता क्या है टेक्निकली, गूगल यहाँ पे रोबोट्स में अगर मैंने वो पाथ सेट कर दी एंड इफ आई जस्ट अपलोड दिस फाइल, गूगल जब इस पर्टिकुलर कोड को स्कैन करेगा इट विल हैव दिस robots.txt. तो इसके अंदर जहाँ पे डिसअलाउड लिखा है, ओके, डिसअलाउड मतलब क्या, कि वो कौन से स्पेसिफिक पाथ को अलाउ नहीं करना है, ओके. तो जैसे लॉग इन, रजिस्ट्रेशन या फिर पेमेंट का पेज है, उसको स्कैन नहीं करना है. तो ये सारी की सारी चीजें गूगल बॉट्स यहाँ पे चेक करेगा. उसके बाद आप देख सकते हैं यूजर एजेंट. यूजर एजेंट का मतलब होता है कि किस वेबसाइट में इसका सपोर्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे स्टार लिखा है तो सारे वेबसाइट में, सॉरी, ब्राउजर में, कौन से ब्राउजर में इसका सपोर्ट होना चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार लिखा है. स्टार मतलब सभी ब्राउजर में ये सपोर्ट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द यूजर एजेंट, ओके. सो इसकी और जानकारी के लिए आप यहाँ पे उसकी एक वेबसाइट है, जस्ट यू कैन हिट दैट वन एंड यू कैन जस्ट गो फॉर दैट. इज इट क्लियर? सो पब्लिक फोल्डर जो होता है वो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉजिक. नाउ यू विल सी दैट आवर प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड सक्सेसफुली. और यहाँ पे हम हमारा प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि हम हमारे प्रोजेक्ट को, यस, नाउ द नेक्स्ट इज लाइक हमारे पास और एक फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स. तो बेसिकली ये जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होता है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जितने भी फाइल्स या फिर लाइब्रेरीज लगती है वो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे डाउनलोड की जाती है इनसाइड द नोड मॉड्यूल्स. आप इवन देख सकते हैं अगर मैं आर सेक्शन में गया तो मुझे रिएक्ट का भी फोल्डर मिलेगा, ओके. तो मैं अल्फाबेटिकली जस्ट आर सेक्शन तक जाता हूँ एंड यू विल सी इट विल हैव द रिएक्ट फोल्डर, ओके. तो आप देखोगे कि ये रिएक्ट फोल्डर भी वैसे थोड़ा जैसे हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर, जैसे उसमें भी जेसन डॉट पैकेज डॉट जेसन फाइल है, रेडमी डॉट एमडी फाइल है. तो टेक्निकली होता क्या है, ये जो जेसन का फोल्डर है ये हमें हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, ओके. सो इन द सेम वे जब हम रिएक्ट यूज करेंगे, नॉट जस्ट जेसन फोल्डर बट रिएक्ट फोल्डर, इस रिएक्ट के अंदर अगर मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये रिएक्ट में भी पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ओके. जैसे यहाँ पे रिएक्ट के अंदर है वैसे ही आप देखोगे कि हमारी भी पैकेज डॉट जेसन फाइल, और ये हमारे प्रोजेक्ट की मेन डेवलपमेंट फाइल है. तो इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन, ओके, उसका नेम, वो किन चीजों पे डिपेंडेंट है. डिपेंडेंसी मतलब क्या, कि ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए कौन से लाइब्रेरीज और पैकेज की जरूरत है. मतलब अगर इनमें से कोई भी एक पैकेज या लाइब्रेरी नहीं रही तो हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं हो सकता. जैसे कि ऊपर वाली तीन अगर आपने देखे तो ये टेस्टिंग के लिए होते हैं. मतलब अगर मुझे टेस्टिंग करनी तो आई विल नीड दिस पैकेजेस, दीज आर द डिपेंडेंसीज, ओके. उसके बाद आता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक सम इवेंट्स, जैसे टेस्टिंग में मुझे ऑन क्लिक इवेंट वगैरह टेस्ट करनी है तो इसके लिए हमें यूजर इवेंट ये लाइब्रेरी होती इंपॉर्टेंट, ओके.
इन द सेम वे जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट की जरूरत लगती है, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम वेब वाइटल्स का यूज करते हैं। तो जब हमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस टेस्ट करने की, पेज लोडिंग के लिए कितना टाइम ले रहा है, लो नेटवर्क में ये काम कर रहा है नहीं, तो ये सारी की सारी चीजें वेब वाइटल पे टेस्ट की जाती है। एंड दैट्स व्हाई these all the packages are very important for development of the React application. मैं डेवलपमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंडेंसीज जो है यहाँ पे, ये डेवलपमेंट के लिए सीमित है। जैसे हम हमारा कोड प्रोडक्शन में डालेंगे, वो कोड सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें से जो जो चीजें नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, और फिर हमें एक मिनिमल कोड मिल जाता है, अ वेरी मिनिमल कोड जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करे। ओके, सो नोड मॉड्यूल्स जो होता है उसमें आपकी प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज के सेटअप होते हैं, ओके, जो हमारे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और पैकेज डॉट जेसन फाइल जो होती है, उसमें हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी डिपेंडेंसी है। अभी ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए आप मुझ पे डिपेंडेंस, राइट, सो आई एम अ डिपेंडेंसी फॉर यू, लेकिन मैं भी किसी पे डिपेंडेंट हूं। मान लीजिए कि मेरा लैपटॉप ही काम नहीं कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, या फिर नेटवर्क ही नहीं, तो वो मेरी डिपेंडेंसी हुई। बट आपको उसका कोई सिनेरियो है क्या? मान लेते हैं आज मैं एयरटेल का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, कल मैं जियो का यूज करूंगा, सो डू यू हैव एनी सिनेरियो विद दैट? द आंसर इज नो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको मेरी डिपेंडेंसी से कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ये चाहिए कि दीपक अवेलेबल हो, हमारा सेशन कंडक्ट हो जाए। फिर वो लैपटॉप कौन सा यूज कर रहा है, इंटरनेट कौन सा यूज कर रहा है, ओके, या फिर वो मैन्युअली सारी, या फिर वो कंप्यूटर पे सेशन ले रहा है, वी डोंट केयर अबाउट इट। सो इन द सेम वे, जैसे हमारी प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसी है, तो हर, जैसे रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, इनकी भी खुद की डिपेंडेंसीज होती है, और उनकी भी डिपेंडेंसीज हो सकती है। ओके, सो ये याद रखिए। सो दैट इज समथिंग विच इज अ बिट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सारी चीजें पैकेज डॉट जेसन में होती है। तो पैकेज डॉट जेसन इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा और मेटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इट इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा फाइल और मेटा कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर आवर प्रोजेक्ट। अभी पैकेज लॉग जो होता है उसमें, जैसे कि अभी ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट के एसोसिएटेड कॉन्फ़िगरेशन। बट जैसे कि रिएक्ट जो है, मान लेते हैं मुझे ये जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है, मुझे ये देखना है कि रिएक्ट स्क्रिप्ट किस पे डिपेंडेंट है, तो ये ट्रैक जो है वो पैकेज लॉग में होता है। तो पैकेज लॉग मेटा फाइल्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। देखिए, हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है रिएक्ट स्क्रिप्ट। अगर मैंने थोड़ा सा नीचे गया तो आप देखो कि रिएक्ट स्क्रिप्ट जो है वो भी किसी पे डिपेंडेंट है। देखिए, बैबल, बैबल जेस्ट, बैबल लोडर, राइट। फिर यहाँ पे अगर नीचे है तो डॉट env, eslinked, ओके, देन यू कैन सी जेस्ट इज देयर। तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, बहुत मतलब बहुत सारी डिपेंडेंसी। अभी इनमें से हम एक डिपेंडेंसी पिक करेंगे, जैसे प्रॉम्प्ट्स, और मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि प्रॉम्प्ट किस पे डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट, ओके, so like prompt is dependent on two dependencies, okay, like we have this one, sister and sis, okay, that is sister and c. So if I just try to search for this one, आप देखोगे कि ये भी किसी ना किसी पे डिपेंड है। अभी देखिए, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं, मतलब यहाँ पे चेन उसकी थम गई। तो जब तक उसकी डिपेंडेंसी और उसकी भी डिपेंडेंसी डाउनलोड नहीं होती, तब तक ये चेन घूमती रहती है, मतलब ये डाउनलोड होता है। ओके, और एक अच्छी चीज ये होती है कि जैसे कि आपने देखा कि प्रॉम्प्ट जो है वो एक से ज्यादा जगह पे डिपेंडेंट है। देखिए, ये रिएक्ट स्क्रिप्ट के लिए भी डिपेंडेंसी है, और जेस्ट CLI के लिए भी यही डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पैकेज 2 से 3 अलग अलग लाइब्रेरीज में यूज हो सकता है। तो एडवांटेज ये है कि हर बार उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, एक बार डाउनलोड कर लिया तो वो वर्जन डाउनलोड हो गया। एंड दैट इज समथिंग विच इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, आपका जो npm है, npx है, वो पूरी चीजें हैंडल करता है। तो यहाँ पे npm इस पर्टिकुलर पैकेज लॉग डॉट जीएसएम फाइल को हैंडल करता है। तो ये नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉग फाइल ये ऑटो जनरेट होती है, इसको आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं। तो मैंने अगर आपको ये प्रोजेक्ट का कोड दिया तो इसमें पैकेज लॉग फाइल और नोड मॉड्यूल्स ये फोल्डर नहीं रहते। सिर्फ क्या रहेगा, पब्लिक फोल्डर, src फोल्डर, पैकेज डॉट जेसन, इग्नोर, दैट इज गिट इग्नोर एंड रीडमी डॉट एमडी, ओके, यही फाइल रहती है। पैकेज लॉग फाइल और नोड मॉड्यूल्स नहीं रहता है।
बिकॉज मैंने ये प्रोजेक्ट अगर आपको दे भी दिया तो भी आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं कैसे जस्ट यू नीड टू यूज अ कमांड कॉल्ड एज npm i सो अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया ओके इफ यू वांट टू इंस्टॉल द पैकेजेस all the packages okay you just need to use a command called npm i आपको सिर्फ ये कमांड यूज करनी इंपॉर्टेंट ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर देगी सो इट विल जनरेट one folder that is node modules and the second is package log .json फाइल तो ये package log .json फाइल क्रिएट करें समझ में आ रहा है यहां तक बेसिक समझ में आ गया तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये src फोल्डर सिंपल भाषा में क्योंकि बाकी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होती है तो आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है किस पे ध्यान देना है src फोल्डर पे ओके सो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज आई होप सो इट्स क्लियर यहां तक कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी No, sir. okay so let's have 5 minutes of break and then we'll resume it back
Okay, so let's resume it back. I hope so I'm audible. Yes, sir. Okay, that's great. So now let's move ahead and let's see the next one. तो यहाँ पे yes. Fine. So now we will just create the next part, or we will discuss the next part, that is how exactly the React project runs. React का project कैसे run होता है वो पहले समझ लेते हैं. Okay? And then we will move forward. तो SRC का जो फोल्डर होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, बिकॉज इसी फोल्डर के अंदर सारी चीजें होती है. जैसे कि CSS की फाइल, वो नॉर्मल CSS जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे app.css और index.css ये दो फाइल. उसके बाद app.js है, app.test.js है. ओके, फिर logo.svg है, report web vitals है और setup है. Now what I will do, simply I will delete some of the files. Okay, मैं कुछ फाइल यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, जैसे कि app.css. ओके, फिर app.js, फिर app.test, फिर logo.svg, फिर report web vitals, and the last one will be, yeah, just we'll keep this setup.txt file as it is. Okay, ये हम as it is करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट उन्होंने जेस डॉम को यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो वी विल जस्ट कीप दैट. सो अभी आप देखोगे कि हमारे पास SRC के फोल्डर के अंदर तीन ही फाइल्स है, एक CSS फाइल, एक JS फाइल और एक test.js फाइल. नाउ इफ आई जस्ट गो टू द index.js, तो ये index.js जो है वो आपकी मेन एंट्री फाइल होती है. ओके, प्रोजेक्ट की जो मेन एंट्री फाइल, मतलब मैंने पहले कहा कि index.html वो आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की मेन एंट्री फाइल है, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे जो एंट्री होती है प्रोजेक्ट की वो यहाँ से होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंपोर्ट करके कुछ सिंटैक्स यहाँ पे मिलेगा. ना बेसिकली व्हाट इज यूज ऑफ इंपोर्ट, जब भी हमें किसी फाइल को कॉल करना है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक से ज्यादा फाइल्स है और मुझे उस फाइल को एक दूसरे फाइल में कॉल करना है, जैसे कि A और B है, तो मुझे B फाइल को A में कॉल करना है, तो इन दैट केस वी से इंपोर्ट. ओके, इन दैट केस व्हाट वी से इंपोर्ट. तो इंपोर्ट यूज करने के बाद आप उस फाइल को कॉल कर सकते हैं और उस फाइल के अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं. आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि वही नाम होना चाहिए. मैं यहाँ पे ABC भी दूंगा. ओके, स्टिल इट विल वर्क, बट द गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पे हमें जो सजेशन में आएगा वही हमने देना चाहिए. ओके, मतलब आप इंपोर्ट के बाद यहाँ पे कुछ भी वर्ड दे सकते हैं. यू कैन सी वन मोर थिंग दैट कि कुछ इंपोर्ट में आपको डायरेक्टली नाम दिख रहे हैं और कुछ इंपोर्ट में आपको डायरेक्टली यहाँ पे ./CSS ऐसा दिख रहा है, और कहीं पे फ्रॉम ./C फाइल का नाम है. तो इसे कैसे लिखना है एक बात समझ लीजिए. अगर आप CSS की फाइल यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली इंपोर्ट और फिर उस फाइल का रिलेटिव पाथ सेट करना पड़ता है. क्या सेट करना पड़ता है? रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ मतलब जो नजदीकी पाथ होता है उसे रिलेटिव कहते हैं. एब्सोल्यूट पाथ मतलब पूरा रूट से, मतलब C ड्राइव, वो XYZ फोल्डर, देन XYZ वन मोर फोल्डर इन दैट फाइल, तो वो होता है एब्सोल्यूट पाथ. तो यहाँ पे आपको रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा. जैसे कि index.js और index.css ये सिबलिंग्स है, तो आपको एक ./ की जरूरत पड़ेगी. कब? जब CSS फाइल. अगर आप JS फाइल यूज करते हैं तो आपको फ्रॉम ये कीवर्ड यूज करना कंपलसरी. ओके, अभी यहाँ पे जो हम रिएक्ट कॉल कर रहे हैं ये नोड मॉड्यूल से कॉल कर रहे हैं, तो आपको नोड मॉड्यूल की पाथ सेट करने की जरूरत नहीं. देखिए ये कहाँ से कॉल हो रहा है, तो ये पूरी पाथ यहाँ पे सेट की गई. आपको ये पूरी पाथ यूज करने की जरूरत है, बिकॉज जो पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स में होते हैं उनको आपको सिर्फ यहाँ पे नाम देना पड़ता है. यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द नेम्स, दे विल ऑटोमेटिकली मैनेज इट. ओके, तो याद रखिए अगर आप कोई भी नोड मॉड्यूल्स के अंदर वाला पैकेज यूज कर रहे हैं या फिर फाइल यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली नाम देना पड़ता है, और वो JS फाइल होती है तो आपको फ्रॉम कीवर्ड यूज करना ही पड़ता है.
अगर आप CSS फाइल यूज करते हो आपको फ्रॉम कीवर्ड यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं। ओके, देन द नेक्स्ट इज दी ऐप फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो हमारी ऐप फाइल नहीं है, चलिए इसे क्रिएट करते हैं app.js। आप एक चीज देखोगे कि मैंने ये जो फाइल है ये कैपिटल लेटर में लिखी है, उसका वर्डिंग का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं आपके फाइल का नेम हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने app.js लिखा है इसे टेक्निकल भाषा में कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट को आप कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग। तो ये क्या हुआ? कंपोनेंट। उस बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स है, तो ये फ्लैट क्या हुए? उसके कंपोनेंट। वेरी गुड। ओके, और ये जो 4 फ्लैट है, हर फ्लैट में, कुछ फ्लैट में 2 रूम्स है, कुछ फ्लैट्स में 3 रूम्स है। तो टेक्निकली ये क्या हुए? उस फ्लैट के जो रूम्स है वो भी क्या हुए? कंपोनेंट्स। अभी हर रूम बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत लगती है। क्या लगती है? ब्रिक्स की जरूरत। तो ये ब्रिक्स भी क्या है? कंपोनेंट। वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो रिएक्ट है वो पूरी तरीके से कंपोनेंट पे वर्कआउट होता है। तो कंपोनेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द रिएक्ट। कंपोनेंट क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है रिएक्ट का। तो बड़ी सी बिल्डिंग भी कंपोनेंट है, उसके अंदर वाले फ्लैट्स भी कंपोनेंट्स है, फ्लैट में जो रूम्स है वो भी कंपोनेंट है, और रूम के अंदर जो ईंट है वो भी कंपोनेंट। मतलब जो भी डेवलपमेंट के लिए जितने भी सेक्शंस लगते हैं, जितने भी पार्ट लगते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं बाय डिफॉल्ट? कंपोनेंट। मतलब आपको यहाँ पे पूरा क्या सीखना है रिएक्ट में? यस, वेरी गुड। हम यहाँ पे कंपोनेंट्स ही सीखते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? कंपोनेंट ही सीखते हैं। तो यहाँ पे app.js जो है वो कंपोनेंट। अभी जो कंपोनेंट होता है वो कुछ इस तरीके से कॉल किया जाता है। लाइन नंबर 4 पे देखिए, इंपोर्ट, फिर कंपोनेंट का नाम, फ्रॉम, फिर फाइल का नाम। देखिए फाइल का नाम और कंपोनेंट का नाम अलग अलग हो सकता है, बट एक गुड बात ये होता है कि अगर आप, मतलब जो सजेशन होता है, गुड डेवलपमेंट सजेशन इज दैट यू मस्ट यूज द सेम नेम। फाइल का नेम और कंपोनेंट का नेम सेम होना चाहिए, सो ये कॉन्फ्लिक्ट जनरेट नहीं करता। एंड लाइन नंबर 10 पे आप देखोगे तो यहाँ पे हम कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, इसी का कहते हैं कंपोनेंट कॉल। लाइन नंबर 4 इज कंपोनेंट इंपोर्ट, लाइन नंबर 10 इज कंपोनेंट कॉल। तो कंपोनेंट को HTML के जैसे ही हम कुछ कॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? वेरी गुड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ये कंपोनेंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें? अभी देखिए यहाँ पे वेब वाइटल्स है, जिसको एक्चुअली मैंने डिलीट किया था, तो ये वाला जो रो है वो मैं जस्ट ये कोड डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सो दैट इट विल लुक अ बिट क्लीन एंड कूल। तो यहाँ पे app.js में कंपोनेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं, इंपोर्ट एरिया, लॉजिक एंड एक्सपोर्ट एरिया। कितने पार्ट होते हैं कंपोनेंट में? 3 पार्ट। एक होता है इंपोर्ट एरिया, दूसरा होता है लॉजिक, और तीसरा होता है एक्सपोर्ट। अभी इंपोर्ट क्या करना, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जो बड़ा वाला कंपोनेंट है ये मान लेते हैं कि आपका ऐप कंपोनेंट है, फिर इसको भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट लगेंगे ना रन करने के लिए, मतलब ये भी किसी कंपोनेंट को कॉल करेगा, तो वो होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट इज बेसिकली यूज्ड टू कॉल अनदर कंपोनेंट और फाइल और पैकेज। फिर होता है लॉजिक। लॉजिक मतलब आपका मेन एरिया जहां पे हम कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। सो दिस लॉजिक इज नथिंग बट इट्स अ कंपोनेंट। लॉजिक क्या होता है? बेसिकली आपका कंपोनेंट होता है। ओके, इट्स अ कंपोनेंट। एंड देन यू विल हैव द एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट क्यों यूज करना? जैसे मुझे इंपोर्ट के अंदर app.js यूज करनी थी, तो अगर मुझे किसी को इंपोर्ट करना है तो उसे एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, ये याद रखिए।
So if you want to consume something, you need to make it available to other files. तो एक्सपोर्ट से क्या होता है, हम उसे अदर फाइल के लिए क्या करते हैं, सिंपली वी से अलाउ इट. ओके, हम दूसरी फाइल के लिए इसे अलाउ करते हैं. नाउ हाउ टू डील विद दिस लॉजिक. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखूंगा. अभी इसमें एक चीज याद रखिए, दिस इंपोर्ट इज ऑप्शनल. इंपोर्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है. इसको आप यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं गिरता. बट ये कंपोनेंट हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, अ फंक्शन विद द नेम. तो कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली फंक्शन. तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन है. अभी इस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न कीवर्ड होता है, जिसमें हम HTML का कोड लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं H1 करके हेलो लिखूंगा, एंड दिस इज योर कंपोनेंट. ये वो आपका कंपोनेंट. समझ में आ रहा है. तो हमने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर HTML का कोड लिखा, और फिर उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड लिखा, और रिटर्न कीवर्ड के बाद HTML का कोड लिखा. ये क्या हुआ आपका कंपोनेंट. अभी इसी कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंटैक्स कुछ ऐसे यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन द ऐप नेम. दैट्स इट. तो हमने कंपोनेंट को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी कर. तो देखिए हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा, फिर हमने इसे एक्सपोर्ट किया. नाउ लेट्स सेव दिस वन एंड लेट्स रिफ्रेश, एंड आप देखोगे कि ये यहाँ पे काम करता है. अभी मान लेते हैं मुझे और एक H1 एलिमेंट लिखना है. सो इफ आई ट्राई टू कॉपी पेस्ट दिस वन, इट विल क्रिएट एन एरर. और ये एरर आपको रिएक्ट की पेज पे भी दिखेगा. ओके, ये एरर क्यों होता है, एरर इसलिए होता है कि जब हम रिटर्न लिखते हैं, तो रिटर्न में आपको यहाँ पे रिटर्न ये कहता है कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो या रिटर्न कर रहे हो, तो ये रिटर्न में एक पैरेंट होना चाहिए. यहाँ पे आपको कोई पैरेंट दिख रहा है क्या, HTML का. देखिए यहाँ पे HTML1 है, सॉरी H1 है, और यहाँ पे भी H1 है. तो इन दोनों का कोई पैरेंट है क्या, नहीं. बट मैंने अगर कुछ ऐसे लिखा जैसे div, और इन दोनों H1 को एक के अंदर अगर बाइंड कर ले, तो अभी ये पैरेंट हो गया. इफ आई सेव दिस, को ये कुछ ऐसा दिखेगा, देयर इज अ div एंड देन वी हैव H1 एलिमेंट. अगर फिर से अगर मैंने यहाँ पे div लिखा, तो ये इलीगल हो जाएगा. तो इनका भी फिर से आपको पैरेंट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मैं सेक्शन लिख रहा हूँ. तो ये जो HTML जैसा कोड होता है, उसके कितने पैरेंट होते हैं, एक ही पैरेंट होता है. ओके, तो ये क्या एग्जैक्टली HTML का कोड है क्या, तो आंसर इज नो. अगर HTML का कोड होता तो इसमें पैरेंट और चाइल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये HTML का कोड नहीं है. तो क्या है ये, तो अगर हमने इस कोड को रिमूव कर दिया एंड इफ आई सेव दिस, तो हम एक ब्राउजर ही बताएगा कि ये क्या है. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कौन से टाइप की एलिमेंट है ये, JSX एलिमेंट. कौन से एलिमेंट है, JSX. तो हम यहाँ पे जो HTML का कोड लिख रहे हैं, वो एक्चुअली दिखने में HTML है, बट ये एग्जैक्टली HTML है क्या, द आंसर इज नो. ये JSX का कोड है. क्या है ये, JSX कोड. सो इन component the code like JSX, जो JSX का कोड होता है, ओके, the code like HTML is a JSX. क्या है वो, JSX है. तो JSX का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट XML. वेरी गुड. JSX का कोड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML. तो ये जो जावास्क्रिप्ट XML है, ये कॉम्बिनेशन होता है HTML का कोड का और XML का. तो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का यूज करता है, मतलब एट द एंड ये HTML का कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट में. ये याद रखिए. ओके, अभी इसे XML क्यों कहते हैं, XML जो है वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. उसमें आप खुद के टैग लिख सकते हैं.
तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में आपको ऐसा लग रहा है कि ये टैग है, जैसे HTML के टैग होते हैं वैसे लग रहा है, बट क्या ये HTML का टैग है क्या? ये हमने खुद क्रिएट किया, राइट? तो जो टैग हम खुद बनाते हैं उसे XML के टैग कहते हैं, इसलिए इसे JSX XML कहते हैं। सॉरी, JSX मतलब जावास्क्रिप्ट एंड XML, इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट XML कहते हैं, क्योंकि ये XML का भी पैटर्न यूज करता है। सो रिमेंबर, योर JSX मस्ट हैव अ पैरेंट ओवर हियर, इसका ये रूल है। अभी JSX के कुछ रूल्स होते हैं कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहला रूल क्या है? दैट JSX मस्ट हैव वन पैरेंट, ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड। क्या है दूसरा रूल? सारे एलिमेंट क्लोज होने चाहिए। मान लेते मैं H1 यहाँ पे लिख रहा हूँ और H1 को अगर क्लोज ही नहीं किया तो आपको एरर आ गया, यू विल जस्ट गेट दैट एरर ओवर हियर। ओके, इसको अगर मैंने सी, इट विल जस्ट गिव एन एरर। एरर ये है दैट इट सेज एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग JSX क्लोजिंग टैग H1। तो ये इसको ये एक्सपेक्टेशन था कि ये टैग क्लोज होना चाहिए, जो कि हमने क्लोज नहीं किया था। नाउ इफ आई सेव दिस, यू विल सी दैट द कोड विल। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कोड क्लोज होना चाहिए। सेकंड ये होता है कि JSX में इफ आई वांट टू राइट एनी जावास्क्रिप्ट कोड, ओके, वी यूज अ कर्ली ब्रैकेट। क्या करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके, सो इफ आई वांट टू राइट एनी जावास्क्रिप्ट कोड, मान लेते मुझे किसी फंक्शन को रन करना है या फिर किसी लॉजिक को मुझे इंप्लीमेंट करना है, जैसे 2+2 ये जावास्क्रिप्ट का लॉजिक हो, तो ये कोड मुझे XML में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है। यही आपके डायनेमिक लॉजिक का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, सो वी यूज अ कर्ली ब्रैकेट। वन मोर थिंग विद JSX इज दैट कि मान लेते मुझे ये सेक्शन नहीं देना है, बट अगर मैं ये नहीं दूंगा तो मुझे इश्यू आएगा। क्यों? बिकॉज इसको मिनिमम एक पैरेंट होना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रिमूव द नेम्स ओवर हियर एंड यू कैन यूज दिस एम्प्टी एंगल ब्रैकेट्स। इसे कहते हैं JSX एडजेसेंट JSX फ्रैगमेंट। ओके, सो दैट इज अ एलिमेंट और JSX फ्रैगमेंट। क्या कहेंगे हम इसे? JSX फ्रैगमेंट। तो एक तो आपका जो JSX है वो, उसमें एक ही पैरेंट होना चाहिए। आइदर इट मस्ट बी अ एलिमेंट लाइक div, सेक्शन, पैराग्राफ, और इट मस्ट बी अ एडजेसेंट JSX फ्रैगमेंट। ओके, तो ये JSX फ्रैगमेंट होना चाहिए। दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, दैट इज कि आपका जो JSX होता है उसमें हम क्लास एट्रीब्यूट को क्लास नेम ऐसा लिखते हैं। ओके, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? क्लास नेम। मतलब जहां पे भी मुझे क्लास डिफाइन करनी है उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लास नेम। वेरी गुड। एंड इफ आई जस्ट वांट टू राइट अ फॉर, तो अब ये लेबल में फॉर होता है। ओके, एट्रीब्यूट, so we use HTML फॉर क्या यूज करते हैं हम? HTML। दैट्स इट। ये मिनिमम JSX के रूल्स है और ये आपको पता ही होने चाहिए। पहला रूल क्या है? JSX को एक ही पैरेंट होता है। दूसरा रूल क्या है? कि सारे कंपोनेंट, सॉरी, सारे एलिमेंट क्लोज होने चाहिए। अगर ओपन किया तो उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, JSX में अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता है तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। तीसरा है, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसको हम क्लास नेम ऐसा लिखते हैं। The next is, for the for attribute, we use HTML for. Okay, and this is what the logic is all about. Yes. So, अगर इस सेशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो विद दिस
सेशन हो रही है. ओके, प्रोबेबली हो सकता है कि कल हमारा सेशन ना हो, तो आपका पास कल का दिन है, आप ये लास्ट लेक्चर और ये दोनों लेक्चर एक साथ देख सकते हैं. देन यू कैन जस्ट हैव दैट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, हो सकता है कि हमारा जो कल का सेशन है वो इवनिंग को भी ऑनलाइन हो सकता है. सो मैं वो स्पेसिफाई करूंगा कि कब हमारा सेशन रहेगा, या फिर हम रात में भी 1 घंटा सेशन ले सकते हैं 7 से 8 बजे तक. ओके, मैं ट्राई करूंगा कि कल का सेशन कंडक्ट हो, बट अगर नहीं हुआ तो हम ट्यूसडे को कंटिन्यू सेशन लेंगे. सिर्फ सेशन का टाइम हमारा हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो फॉर सम 2-3 days. ओके, फॉर दिस वीक प्रोबेबली, बट उसके बाद फिर रेगुलर रहेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, fine. That's great. Fine. So on this note, I will stop the session, and thank you so much for joining the part. Let's see you in the next lecture. Thanks a lot. Have a great day. Thank you, sir.